हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 100 तक। जुलाई 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है और आज हम लोग 71 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे। ओके, आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन था 71 नंबर। घेरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। सभी लोग इसका जवाब देंगे और जो भी आंसर दिए हैं, बहुत कम लोग जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में, तो देखेंगे उनका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, थर्ड एक बार ऑप्शन। क्लास में आप लोग बताइए। स्थान काल नाम है। थर्ड ऑप्शन है मैम। थर्ड ऑप्शन, ओके, बिल्कुल राइट है। तो किन्हीं का 2 आंसर आया हुआ है, किन्हीं का 3rd आया हुआ है। ये दोनों ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, जो लोग आंसर नहीं दिए वो जाके फिर से कमेंट करेंगे और विस्तार से कोशिश करेंगे लिखने का वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, स्थान होगा, उसके बाद काल, फिर मिताहार, उसके बाद नाड़ी शोधन बताया गया। ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शोधन। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बारे में एक दिन बहुत विस्तार से जो मैं बताई भी हूँ, बहुत लोगों को क्लियर भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख रहे थे कि ये जो आपको बताया गया है मिताहार के बारे में, प्राणायाम जो चैप्टर है, कौन से चैप्टर में प्राणायाम की व्याख्या की गई है, घेरन संहिता में। ये सभी को ध्यान रखना है। 5वां चैप्टर में प्राणायाम की चर्चा है। प्राणायाम में ही सबसे पहले बताया गया स्थान के बारे में, फिर काल, उसके बाद मिताहार और फिर नाड़ी शोधन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो स्थान में हम लोग कैसा देखे थे, सबसे पहले कौन से स्थान में नहीं करना चाहिए ये हम लोग देखे थे। दूर देश, अरण्य, राजधानी में नहीं करना चाहिए योगाभ्यास, जहाँ पे अविश्वास, असुरक्षा और भीड़ होती है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग योगाभ्यास नहीं करेंगे। कहाँ पे करना चाहिए, तो बताया गया सुदेशे, धार्मिक राज्य, सुभिक्षे, निरुद्रवी। ठीक है, तो इस स्थान पे योगाभ्यास करना चाहिए। ओके, स्थान के लिए बताया गया है वहां पे कुटिया बनाकर चारों ओर प्राचीर से हम लोग घेर लेंगे और वहां पे अंदर में कुआं होना चाहिए या फिर जलाशय होना चाहिए। जमीन ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, गोबर से लिपी होनी चाहिए और कीट आदि नहीं होनी चाहिए। ये बताया गया स्थान के बारे में। ठीक है, उसके बाद काल के बारे में हम लोग देखते हैं। काल के बारे में आपको जो है बताया गया है कि ऋतु के बारे में वहां पे 6 ऋतु की चर्चा की गई है। ठीक है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर की चर्चा की गई है। ओके, उसके बाद काल में बताया गया है कि कौन से काल में योगाभ्यास करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, एक ट्रिक बताई थी बस, यानी कि बसंत और शरद, ये दोनों में हम लोग योगाभ्यास करेंगे। ठीक है, और बाकी जो 4 ऋतु है उसमें योगाभ्यास नहीं करेंगे, इन दोनों को छोड़ के। ओके, बसंत और शरद में करेंगे और बाकी समय में नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपको किसके बारे में बताया गया था, काल के बारे में बताया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिताहार के बारे में, जिसमें आप लोग को बताया जाता है शुद्ध, सुमधुर, स्निग्ध जो है आहार खाने के लिए बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसी में आपको बताया गया है, मिताहार में ही निषिद्ध आहार के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में कल हम लोग बहुत विस्तार से देखे थे। और पथ्याहार के बारे में भी बताया गया, क्या खाना चाहिए, क्या वर्जित है और क्या वर्जित नहीं है, ये बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाड़ी शुद्धन शुद्धि की चर्चा की गई है, जिसमें आपको बैठने का स्थान बताया गया। ये सभी को ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले कूस बोला गया है, कूस पे बैठने के लिए। उसके बाद मृग के आसन में बैठने के लिए बोला गया है, मृग चर्म पे, फिर व्याघ्र पे और नेक्स्ट जो है कंबल पे बताया गया। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखना है, नाड़ी शुद्धि के जो 2 प्रकार बताए गए हैं, समनु बताया गया है और निर्मनु बताया गया है। ठीक है, समनु में क्या बताया गया, बीज मंत्र के साथ करेंगे, और निर्मनु में क्या बताया गया, धौतीकरण के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं प्राणायाम के बारे में, समनु निर्मणि को फिर विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आज जो है क्या बताया गया, कुंभक के बारे में बताया गया है। ठीक है, आज कुंभक में क्या क्या होता है, सहित, सुरवेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्लियर है यहाँ पर सभी को, यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। सेकंड बताइए। ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ओके,
बाकी लोग बताइए क्या होगा आंसर, क्या सेकेंड ही सही है? सेकंड यस मैम, सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके बारे में एक बार और क्वेश्चन आया था और सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया गया था, मिलान करने के लिए दिया गया था, ठीक है, इसका मतलब पूछ लिया गया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये आपका जो है कौन से अध्याय में देखने को मिलता है इसकी चर्चा, तो विभूतिपाद में जो है इसकी चर्चा मिलती है। ओके, विभूतिपाद का मतलब तीसरा अध्याय का 36 नंबर श्लोक है, जहाँ पे आपको बताया गया है सिद्धियां के बारे में बताया गया है, ठीक है। पुरुष के ज्ञान होने पे जो कौन कौन सी सिद्धियां मिलती है, तो वो 6 सिद्धियां की चर्चा की गई है, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको श्लोक नंबर याद नहीं रहेगा तो 6 6 से क्या हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, यानी कि छह जो है सिद्धियां बताई गई आपको विभूति पाद में, और आपका अध्याय क्या है 3 है, और 36 जो है आपका क्या है सूत्र का नंबर है। ओके, उसमें बताया गया है प्रातीत के बारे में, इसको आपको सीक्वेंस से जो है ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होगा प्रातीत, उसके बाद श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये जो है बताए गए 6, ठीक है। पिछली बार जो इसे क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको जो है पूछा गया था कि इसका मतलब क्या होता है। प्रातीत का मतलब जैसे कि सूक्ष्म एवं छुपे हुए दूर पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, प्रातीत का मतलब, ठीक है। और श्रवण का मतलब होता है दिव्य शब्द आपको सुनाई देने लगता है। वेदन का मतलब दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होती है। आदर्श का मतलब जो है दिव्य रूप का दर्शन हो जाता है। और आस्वाद का मतलब होता है दिव्य रस का ज्ञान हो जाता है। और वार्ता का मतलब क्या होता है दिव्य गंध का ज्ञान हो जाता है। तो ये 6 सिद्धियां जो है बताया गया है। कब बताया गया है, जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है तो वो 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, ठीक है, पुरुष के ज्ञान होने पे। नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुष के ज्ञान होने पे कितनी सिद्धियां मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 6 सिद्धियां मिलती है। वो 6 सिद्धियां कौन कौन है, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। ओके, अब यहाँ पे सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया गया था, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रातिभ, अब प्रातिभ तो दिया नहीं गया है, तो देखेंगे पहले श्रवण है, उसके बाद क्या हो जाएगा वेदना हो जाएगा, फिर है आदर्श, फिर हो जाएगा आस्वाद, उसके बाद वार्ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग BECDA, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। प्रमाण विपरीत विकल्प मिथ्या श्रुति। 4th नंबर मैम। 4th नंबर। प्रमाण विपर्जय विकल्प निदा स्मृतियां। आंसर आपको बताना है, 4 होगा, 2, 1 होगा, 3 होगा, इस तरीके फोर से। फोर होगा मैम, ऑप्शन फोर। 4। 4 होगा, चलिए बिल्कुल सही है जिन्होंने भी 4 लगाया है, ठीक है। सबसे पहले आपके प्रमाण हो जाएंगे, उसके बाद विपर्य, फिर विकल्प, फिर निद्रा, और फिर स्मृति, ठीक है। तो देखते हैं प्रमाण आपका जो है C नंबर पहले हो जाएगा, विपर्य जो है आपके A नंबर है, प्रमाण विपर्य, उसके बाद विकल्प जो है आपके B नंबर हो जाएंगे, प्रमाण विपर्य विकल्प, निद्रा और स्मृति, ठीक है, निद्रा और स्मृति। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आपको बताना है कि ये जो बताया गया है ये कौन सा श्लोक में बताया गया है। वृत्ति के जो नाम बताए गए हैं, 5 प्रकार की जो वृत्तियां बताई गई है, वो कौन से श्लोक में बताया गया है, कौन से अध्याय में बताई गई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है समाधिपाद, समाधिपाद का सूत्र नंबर कितना है, 6ठा नंबर सूत्र में बताया गया है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां जो है बताई गई हैं, ठीक है। और ये वृत्तियां जो है क्या बताया गया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट अवस्था वाली ये वृत्तियां हैं। ये 5 वृत्तियां क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वाली वृत्ति है। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि क्लिष्ट का मतलब क्या होता है और अक्लिष्ट का मतलब क्या होता है, ये दोनों का मतलब आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कष्ट देना। जो कि योग साधना में बाधा उत्पन्न करने वाली जो वृत्ति होती है वो क्लिष्ट वृत्ति होती है, ठीक है। और
जो योग मार्ग में मतलब साधना करने में के लिए अच्छा होता है, सहायता करता है, वो आपकी क्या होती है? अक्लिष्ट वृत्ति होती है। ठीक है, तो ये पांचों वृत्तियां दोनों प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। समाधिपाद का 6 नंबर श्लोक में जो है आपको ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताया गया, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति के बारे में। ओके, इसको विस्तार से अगर हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर श्लोक के बाद देखेंगे तो 7, 8, 9, 10 और 11 नंबर श्लोक तक जो है इसको पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, स्मृति तक अगर देखेंगे तो 6 से लेके आपको 11 तक पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली बार एसएसपी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ये पहला क्वेश्चन है सिद्ध सिद्धांत पद्धति से। बताइए क्या होगा आंसर? सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन कंफर्म है? सेकंड? Yes, बाकी लोग? second option. चलिए, मैम यहाँ थर्ड पे है, आपसे थर्ड। क्या महावायु के गुण पूछे गए हैं। अभी आप लोग जैसे सेकंड और थर्ड बोल रहे हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महावायु के बारे में पूछा गया। महावायु का अगर गुण देखेंगे, पहले यहाँ पे पंच महाभूत देखते हैं, जैसे कि महाकाश, महावायु, महाअग्नि, महाजल और महापृथ्वी। अगर हम लोग देखेंगे तो सबके 5-5 गुण बताए गए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ऐसा ये ले हम बोले, महावायु ये ले इस प्रकार होगा: स्पर्श, संचार, संचालन, शोषण, धूम्रवर्ण। ओके, बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा? संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्रवर्ण। शोषण धूम्रवर्ण और ध्रुव वर्ण। हाँ, ये ठीक है, वायु का रंग है, वायु का रंग है, वायु का रंग यस। धूम्रवर्ण होता है। तो इसको महावायु के गुण बोल सकते हैं, महावायु के जो है वर्ण बोल सकते हैं। तो ये 5 बताए गए हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको सीक्वेंस में आराम से आप लगा सकते हैं। सबसे पहले संचार देखेंगे, तो संचार जो है 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग देखेंगे संचार के बाद आपका क्या होगा? संचालन, तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। फिर स्पर्श जो है 3 नंबर हो जाएगा, और शोषण जो है 4 और ध्रुवण 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डी जो है देखते हैं सबसे पहले डी किसमें है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में डी है। ठीक है, अब डी के बाद आपको क्या देखना था? संचालन। संचालन आपके कौन सा नंबर में है? संचार के बाद संचालन देखते हैं, तो संचालन बी नंबर में है, यानी कि ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? 3 नंबर आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये बताइए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति से बहुत लोगों को लगता है क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है तो कभी कभी बहुत सारा पूछ लिया जाता है, नहीं आता तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए जो है आपको कम से कम ऊपर वाला ओवरव्यू तो पता होना ही चाहिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एसएसपी में कितने चैप्टर बताए गए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो है कितने उपदेश है, कितने अध्याय है, तो 6 बताए गए। ठीक है, अब इसका नाम सभी को ध्यान रखना है। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड विचार, उसके बाद पिंड ज्ञान, या फिर पिंड पिंड। संविद भी बोल सकते हैं। जब मैं बता रही हूँ तो प्लीज माइक बंद रखिएगा, नहीं तो लोगों को शायद आवाज नहीं आएंगी। उसके बाद पिंडाधार, पिंडपद समरस भाव। ठीक है, पिंडपद समरसता या पिंडपद समरस भाव। उसके बाद अवधूत योगी, अवधूत योगी। तो ये जो है 6 चैप्टर के नाम बताए गए, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित, पिंडाधार, पिंडपद समरस भाव और अवधूत योगी। ये 6 चैप्टर बताए गए हैं। पिंड उत्पत्ति में शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। पिंड विचार में पिंड पर विचार किया गया है। पिंड ज्ञान यानी पिंड संवित में पिंड के बारे में ज्ञान, गंभीर ज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है। पिंडाधार में आधारभूत निज शक्ति की चर्चा की गई है। और पिंड समरसता में जो है पिंड के परम, पिंड के साथ एकता की चर्चा की गई है। ठीक है, अवधूत योगी में अवधूत योगी के लक्षण के बारे में पूर्ण ज्ञान दिया गया है। ओके, तो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आपको चैप्टर का नाम ध्यान रखना है। ओके,
यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति से ही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार वाणी यानी वाक्य के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। Second option, ma'am. सेकेंड ऑप्शन, ओके। देख चलिए बाकी लोग बताइए, सेकेंड ऑप्शन बोल रही हैं। हम सेकंड ही है। ओके, सेकेंड ही है। परापश्चिमी ऐसे मध्यमा है, फिर उसके बाद बेकरी है और लास्ट में मार्टिका है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो पूछा गया है वाक, वाक के जो है गुण पूछे गए हैं, तो उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पड़ा, उसके बाद पश्यंती, पड़ा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, और क्या बताया गया लास्ट में, मातृका, ठीक है, मातृका। तो ये 5 बताए गए हैं, वाक के जो है गुण बताए गए। तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस लगा लेते हैं। सबसे पहले पड़ा बोला गया है, तो पड़ा आपके ऑप्शन सी हो गए। उसके बाद पश्यंती है, ये आपका 2 हो गया। और मध्यमा, मध्यमा जो है आपके 3 हो गए। और वैखरी जो है 4 हो गए। और मातृका जो है ये 5 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पड़ा पहला है यानी कि सी नंबर, उसके बाद आपकी पश्यंती है, उसके बाद मध्यमा, एंड फिर वैखरी, और फिर आपके डी नंबर क्या हो जाएंगे, मातृका। तो ये आपको बताया गया है वायु यानी कि वाक्य के गुण बताए गए हैं, ठीक है। ये जो है व्यक्ति पंचक जो है, व्यक्ति पंचक जो हमारा था, इसमें व्यक्ति पंचक की चर्चा की गई है। व्यक्ति पंचक में आता है इच्छा, क्रिया, मात्रा, प्रकृति और वाक, ठीक है। ये व्यक्ति पंचक में बताया गया। और इसी वाक्य के जो है गुण 5 बताए, यानी कि सबके 5-5 गुण बताए गए, ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछ क्या लिया गया, वाक्य के गुण पूछ लिए गए। तो आपका वाक्य का गुण क्या हो जाएगा, पड़ा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मातृका, ठीक है, मातृका। ओके, अब हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चैप्टर का तो नाम जान लिए, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, उसके बाद पिंड संवित, पिंडाधार, पिंड पद समृद्ध भाव, अद्वित योगी, ठीक है। ये तो आपको चैप्टर का नाम पता चल गया। अब कौन कौन से चैप्टर में क्या है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखेंगे हम लोग कि पहला चैप्टर में क्या बताया गया है, ठीक है। तो पिंड उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं सृष्टि के निर्माण के बारे में बताया गया है, ठीक है। सृष्टि के निर्माण के बारे में पर पिंड, अनादि पिंड, आदि पिंड, ठीक है। पर पिंड, अनादि पिंड और आदि पिंड की चर्चा की गई है। पंच महाभूत का क्रमिक विकास बताया गया है। महाआकाश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, महासाकार की उत्पत्ति के बारे में। 8 मूर्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद नर नारी की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताया गया है आपको पिंड उत्पत्ति में। अंतःकरण पंचक, कूल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षीकरण पंचक के बारे में बताया गया, ठीक है। ये आपका जो है पिंड उत्पत्ति में बताया गया है। उसके बाद 10 नाड़ियां के द्वार बताए गए हैं, 10 वायु बताया गया है। और संतान उत्पत्ति की चर्चा जो है ये आपका पिंड उत्पत्ति में बताया गया है। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं पिंड विचार। पिंड विचार में आपको 9 चक्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। पिंड उत्पत्ति दूसरा जो अध्याय है उसमें क्या बताया गया है, तो 9 चक्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद 16 आधार के बारे में बताया गया है, 9 चक्र 16 आधार, ओके। उसके बाद लक्ष्य त्रय की चर्चा की गई है, ठीक है। लक्ष्य त्रय की चर्चा की गई है। 5 आकाश की चर्चा किया गया है इसमें, 5 आकाश, ओके। और अष्टांग योग की चर्चा भी आपको पिंड विचार में ही किया गया है, अष्टांग योग, ओके, अष्टांग योग की चर्चा। तो ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पिंड ज्ञान के बारे में, देखेंगे पिंड संवित के बारे में। तो उसमें आपको बताया गया है 7 पताल, 7 पताल की चर्चा है, ये याद रखिएगा, ये कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। 21 ब्रह्मांड की चर्चा की गई है। 64 वर्ण की चर्चा है। 7 द्वीप, 7 समुद्र, 9 खंड, ओके, 9 खंड, 8 कूल पर्वत बताए गए, 8 जो है कूल पर्वत बताए गए हैं। 9 नदियां बताया गया है, 9 नदियां। 27 जो है नक्षत्र बताया गया है, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र बताए गए हैं। 12 राशियां, राशियां 12 बताई गई हैं, ओके। उसके बाद 9 ग्रह बताए गए, ग्रह की संख्या 9 बताई गए। 15 तिथियां बताई गई है, ठीक है।
15 तिथियां। उसके बाद देखेंगे स्वर्ग नरक बंधन मुक्ति की चर्चा की गई है आपके तीसरे अध्याय में, यानी कि पिंड ज्ञान में, यानी पिंड संवित में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं पिंडाधार। पिंडाधार में आपको कुल अकुल की चर्चा की गई है। ओके, कुल अकुल की चर्चा, कुंडलिनी की स्थिति के बारे में बताया गया आपको पिंडाधार में। पांचवा अध्याय अगर हम लोग देखेंगे, पांचवा उपदेश देखेंगे तो उसमें पिंड समरसता की चर्चा है। योग मार्ग पाखंड मार्ग में अंतर बताया गया है। गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। उसके बाद साधना के 4 कर्म बताए गए। ठीक है, चौथे अध्याय में साधना के जो है 4 कर्म बताए गए। वो कौन कौन से हैं? तो सहज, संयम, सोपाय, सहज संयम सोपाय और अद्वैत। ठीक है, तो ये आपको बताया गया साधना के 4 क्रम। साधना की 5 परंपरा बताई गई है। योग के 5 अवस्था बताई गई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि योग की 5 अवस्था है। ठीक है, योग की 5 अवस्था कौन कौन बताया गया है? तो स्थूल बताया गया है, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण, तूर्य और तूर्यातीत बताए गए। ठीक है, तूर्य और तूर्यातीत बताया गया, तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तूर्य तूर्यातीत की चर्चा की गई है। योगी की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या कैसी हो, तो ये सारी चीज जो है 5वां उपदेश में बताया गया है। ठीक है, छठा उपदेश में क्या बताया गया? तो अवधूत योगी की चर्चा की गई है। ठीक है, अवधूत योगी के लक्षण यहाँ पे बताए गए। 4 आश्रम की चर्चा की गई है। ठीक है, 4 आश्रम की चर्चा, कौन कौन 4 आश्रम है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की चर्चा की गई है। ठीक है, छठा चैप्टर में इसकी चर्चा की गई है। 4 आश्रम की चर्चा की गई है, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की चर्चा की गई है। उसके बाद त्रिदंडी की चर्चा जो है वो भी आपके छठे अध्याय में किया गया है। 5 मकार बताए गए हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। 5 मकार कौन कौन से हैं? 5 मकार, 5 मकार है आपके मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन की चर्चा है। किसे मोक्ष मिलेगा इसके बारे में बताया गया। किससे, कौन से शिष्य को ज्ञान देना चाहिए, कौन से शिष्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। तो ये आपका जो 6 उपदेश बताया गया है, 6 उपदेश को का ओवरव्यू जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट टाइम इससे ऊपर ऊपर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है सभी को? कम कर दीजिएगा एक बार सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित केशिकाओं के समूहों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें शरीर में स्थिति के अनुसार। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेंगे। सैक्रम, लंबर, सर्वाइकल और थोरेसिक कोशिकाएं, केशिकाएं की जो है केशिकाएं की चर्चा की गई है। एक बार देख लेंगे हम लोग इंग्लिश में। क्वेश्चन 76 नंबर अरेंज करना है वर्टिब्राइन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, और पोजीशन के अकॉर्डिंग। थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, ओके, देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन। सर्वाइकल जो है, सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है ना। उसके बाद जो है आपका थोरेसिक है, इसका कितना होता है? 12 होता है। लंबर का कितना होता है? तो लंबर का 5 होता है। सैक्रम का कितना होता है? तो सैक्रम जो है बचपन में तो 5 होता है, लेकिन बाद में 1 हो जाता है। ओके, कॉक्सिस का कितना होता है? तो बचपन में 4 होता है, बाद में 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन जो है आपका 3 सही है, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? आप देखेंगे यहाँ पे सर्वाइकल है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे डी यानी कि थोरेसिक, और फिर आपका हो जाएगा लंबर और फिर सैक्रम। ये नीचे से ऊपर की ओर इसका सीक्वेंस के अनुसार, मतलब शरीर में स्थिति के अकॉर्डिंग पूछा गया था, इस वजह से सबसे पहले सैक्रम होता है, फिर उसके बाद थोरेसिक होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रम और फिर कॉक्सिस होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एडल्ट में कितना होता है और चाइल्ड में कितना होता है वर्टिब्रा की संख्या। तो जब हम लोग छोटे रहते हैं तो चाइल्ड में जो होता है वो आपका 33 होता है। ठीक है, जब एडल्ट हो जाते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 26।
ठीक है, एक एक हो जाता है ये दोनों। ओके, क्लियर है सभी को ये? ओके, अब देखेंगे 70 आपका क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बताया गया भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत बार रिपीट हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Second option. Second option, ma'am. Second. ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड। Second. ओके, Yes, ma'am. ये मैं बहुत बार मैं इसको रिपीट की हूँ। आपको पता होगा दूसरा अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग है। ठीक है, सांख्य योग का 62 एंड 63 नंबर जो श्लोक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ये आपके लाइफ को जीने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से और भी इसको इंपॉर्टेंट कर दिया गया है क्योंकि ये बार बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और लाइफ के लिए जीने के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्लोक क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा संघतेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्या बताया गया है? विषयों के चिंतन से क्या होता है? आसक्ति। ठीक है, आसक्ति से क्या होता है? विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, और क्रोध से क्या होता है? सम्मोह। ठीक है, सम्मोह से क्या होता है? स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश होने से पुरुष क्या होता है? अपनी स्थिति में गिर जाता है। ठीक है, अपनी स्थिति में क्या होता है? गिर जाता है। कौन? पुरुष, यानी कि हम लोग। ठीक है, कोई भी यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले यहाँ पे आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्या है? संसारिक विषयों के बारे में सोचना। ठीक है, विषयों का चिंतन क्या हो गया? संसारिक विषयों के बारे में सोचना। ये आपका जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी, ये एक नंबर में आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आसक्ति। ठीक है, विषयों के चिंतन से क्या होता है? आसक्ति होता है, तो ये 2 हो जाएगा। आसक्ति से क्या होगा? कामना होगा, और कामना से क्या होगा? क्रोध होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डी हो जाएगा, उसके बाद फिर ए नंबर, और फिर हो जाएगा सी, और फिर बी। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग और समझ लेते हैं कि अगर कोई भी विषय को अगर हम लोग बार बार थिंक करते हैं, सोचते हैं, विषयों का चिंतन लगातार करते हैं, तो क्या हो जाता है? उसके प्रति हम लोग आसक्त होते चले जाते हैं, यानी राग होते चले जाते हैं उस चीज के प्रति, और भी ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं, अटैच होते चले जाते हैं, है ना। और जैसे ही अटैच होते हैं, ठीक है, विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, यानी कि वो चीज को, जो भी चीज के प्रति आसक्त होते हैं, वो चीज को पाने की इच्छा जो है बहुत तीव्र हो जाती है। ठीक है, तीव्र हो जाती है, और जब वो चीजें नहीं मिलती है तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध हो जाता है। क्रोध होता है तो क्या होता है? सम्मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोह उत्पन्न हुआ यानी कि यहाँ पे आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपकी मेमोरी जो है लॉस हो जाता है, और मेमोरी लॉस होता है तो क्या होता है? बुद्धि का नाश होता है, यानी कि जो भी हमारा अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भूल के हम लोग ज्ञानता की ओर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी जो उसका मेन उद्देश्य है उसको जब भूल जाता है तो क्या होता है? अपनी ही स्थिति में गिर जाता है। ठीक है, तो ये श्लोक जो है बताया गया है आपको भगवत गीता का 62-63 नंबर श्लोक में। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखिएगा, जिन्हें याद नहीं होगा वो याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 78 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया गया है, कूट में आपको जवाब देना है। Third option. ऑप्शंस थर्ड ऑप्शन सुकौशलम 250। तीसरा का, हाँ, Third, ma'am. थर्ड ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन है भी कि नहीं है। ठीक है, समत्वम योग उच्यते, ये किसमें बताया गया? तो भगवत गीता का 2/48 श्लोक में बताया गया है। ठीक है, योग चित्त वृत्ति निरोधा जो है पतंजलि योग सूत्र में आपको बताया गया है, और दूसरा ही श्लोक है पहला अध्याय का। योग कर्मशु कौशलम, ये आपको दूसरा अध्याय का 50वां नंबर श्लोक में बताया गया है। और दुख संयोग
दुख संयोग वियोग योग संगीतम की चर्चा जो है भगवत गीता के 6ठा अध्याय यानी कि आत्म संयम योग का 23 नंबर श्लोक में आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं भगवत गीता का ये श्लोक, टोटल पूरा श्लोक आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पूरा श्लोक आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अब सबसे पहले देखेंगे 2:48। ठीक है, दूसरा अध्याय का 48 यानी सांख्य योग का 48 नंबर श्लोक है, जिसमें आपको बताया गया है योगस्तु कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग इच्छते। ठीक है, ये आपका 48 नंबर श्लोक हो गया। उसके बाद 2/50 नंबर में हम लोग देखेंगे बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजुष्व योग कर्मसु कौशला। ठीक है, कर्मों में कुशलता ही योग बताया गया है। ये आपका 50 नंबर श्लोक है। उसके बाद 6ठा अध्याय का 23 नंबर श्लोक, इसमें क्या बताया गया है काम विद्यात् दुख संयोग वियोग योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्वन् चेतसा। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना, जैसे कि योग की परिभाषा लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो आप लोग योग की परिभाषा को जो है इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक श्लोक और आता है आपका 17 नंबर श्लोक जो कि 6ठा अध्याय का भी है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं जो योग की परिभाषा है उसमें। ठीक है, वो श्लोक क्या है युक्त आहार विहारस युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योग भवतु दुखा। ठीक है, तो ये चारों श्लोक का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो योगस चित्त वृत्ति निरोधा बताया गया है ये आपका योग सूत्र का कितना नंबर है, तो पहला अध्याय का 2 नंबर श्लोक हो। ठीक है, पहला श्लोक क्या है अथ योगानुशासनम और दूसरा क्या है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग बताया गया है ये आपके योग सूत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको मिलान करना है, खुद में आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, थर्ड ऑप्शन इसका भी। Yes, ma'am. Third option. थर्ड ऑप्शन 79 नंबर। ओके, देखते हैं सही है या नहीं है, देख लेते हैं एक बार। तो आपका यहाँ देखेंगे सत्य कार्यवाद। ठीक है, सत्य कार्यवाद जो है ये आपको किसमें बताया गया है, तो सांख्य दर्शन में। विवर्तवाद की चर्चा जो है वेदांत दर्शन में किया गया है। स्यादवाद की चर्चा आपको जैन दर्शन में देखने को मिलती है। क्षण भंगुरवाद जो है ये आपको बताया गया बौद्ध दर्शन में। ठीक है, बिल्कुल सही है, 3 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार याद कर जा सकता है मैम, बताइए। स से सत्कारवाद सांख्य, बी से विवर्तवाद वेदांत, स से स्वादवाद, इस प्रकार। ओके, 2 ट्रिक में तो लग जाएगा, लेकिन बाकी हाँ। चीजें जो है आपको ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। बुद्ध के अनुसार जो गौतम बुद्ध के अनुसार तो बताया गया है कि हमारा ये संसार क्या है क्षण भंगुर है, हर क्षण बदलता ही रहता है। ठीक है, तो ये कभी भूलेंगे नहीं। और ये संसार दुख से भरा हुआ है ये भी बताया गया है। ठीक है, हर क्षण बदलता रहता है, तो बौद्ध दर्शन का इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। विवर्तवाद वेदांत से बिल्कुल जो है जैसे अमित जी बोले उस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, सत्कार्यवाद जो है यहाँ पे आपको बताया गया है सांख्य दर्शन में कोई भी कार्य जो है उसके कारण में निहित होता है। ठीक है, मिट्टी में जो है घड़े बनने की पहले से ही उसमें क्या है मौजूद है। ठीक है, तो वो बताया गया है कोई भी कार्य जो है उसके कारण में निहित होता है। लेकिन अगर असत्कार्यवाद आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो वो किसमें बताया गया असत्कार्यवाद न्याय दर्शन में बताया गया। ठीक न्याय है, दर्शन। यस, तो ध्यान रखना है सत्कार्यवाद आपका सांख्य दर्शन है और असत्कार्यवाद पूछा जाएगा तो वो आपका न्याय दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग से भी इसको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब आपको बताना है 80 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। मैम थर्ड ऑप्शन। पहला पहला थर्ड ऑप्शन। Third option, ma'am. वो ओके, प्रिंटिंग में थर्ड ऑप्शन। अमात्रा अर्ध मात्रा हो गया है इसीलिए।
अर्धमात्रा को अमात्रा, हाँ उस पे ध्यान आपको समझ में आ जाएगा। अकार उकार मकार से आप समझ सकते हैं और अर्धमात्रा को अमात्रा समझ सकते हैं। ओके, तो 80 का आंसर हम लोग देखेंगे। 3 नंबर आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। जागृत अवस्था, जागृत अवस्था आपका क्या हो जाएगा? अकार। ठीक है, उसके बाद जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय, ये तो सीक्वेंस में ही दिया गया है। स्वप्नावस्था क्या हो जाएगा? अकार के बाद उकार। ठीक है, सुसुप्ति में क्या हो जाएगा? मकार हो जाएगा। और तुरीय अवस्था जो है आपका अमात्रा हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे ये पूछा कहाँ से गया है, तो मांडुक्य उपनिषद से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें 12 मंत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, ये बातें तो सबको पता होगा। ओके, इसको हम लोग देखेंगे ना, अकार उकार मकार, और ये अर्धमात्रा आपको ध्यान रखना है। अकार ये अमात्रा है ना, इसको अर्धमात्रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्धमात्रा। उसके बाद आप इसको एक तरीके से और भी ध्यान रख सकते हैं, इसको वैश्वानर, 4 पाद को वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ। मैम इसको और अमात्रा को एक बार फिर से बता दीजिए, अमात्रा किसको बोलते हैं? अमात्रा को अर्धमात्रा जो है बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अमात्रा लिखा हुआ है। यहाँ एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन, अकार उकार और मकार, तो आपको समझ में आ रहा है ना, पहला अकार होता है, फिर उकार, और तीसरा मकार होता है। ठीक है, तीसरा चौथा जो मात्रा होता है वो अर्ध मात्रा होता है। यहाँ पे भूल से एग्जाम में गलती दे दिया गया है, अमात्रा लिख दिया गया, लेकिन आपको अगर बाकी चीजें पता है तो आराम से आप तुरीयावस्था का अमात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक में उतना ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे अर्ध मात्रा बस मैं ऐसे ही बताई कि आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जागृत को हम लोग वैश्वानर, और स्वप्न को तेजस बोल सकते हैं, सुषुप्ति को प्राग, और तुरीय अवस्था को इसको क्या बोल सकते हैं? तो शिव अद्वैतम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जागृत अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थूल। इसको आप स्थूल से भी रिलेट करेंगे। सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म कारण, और ये क्या है? मात्रा रहित है। अर्धमात्रा को क्या बोला गया? मात्रा रहित। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ओके, ये कौन से वेद से जुड़ा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ आपके 3 उपनिषद है। कौन कौन से उपनिषद है बताइए? प्रश्न मुंडक मांडुक्य। प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। मांडुक्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, ओंकार के 4 स्वरूप जो कि अभी हम लोग विस्तार से पढ़े हैं, तो ये बताया गया है मांडुक्य उपनिषद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन, आंसर लगा दिए थे? ठीक, ओके। यहाँ भी आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, तत्व वैसारदी, योग वार्तिक, मणि प्रभा, योग सुधाकर, उसके लेखक जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। मैम 2 सेकंड ऑप्शन। बताइए आंसर क्या होगा? सभी लोग सेकंड बोल रहे हैं, फिर कुछ और होगा? Yes, ma'am. Second option. ओके, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। देख लेते हैं क्या क्या मिलाया गया है। जैसे कि यहाँ पे तत्व वैसारदी, ये किनके द्वारा टीका लिखा गया? तत्व वैसारदी, तो ये वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये जो यहाँ दिया गया है इसको आपको टोटली जो है रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो तत्व वैसारदी जो टीका लिखा गया है वो वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ओके, योग वार्तिक, योग वार्तिक जो है विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया है। मणि प्रभा, मणि प्रभा जो है वो रामानंद यति के द्वारा लिखा गया है। और योग सुधाकर जो है ये सदा शिवेंद्र सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो ये सभी को ध्यान रखिएगा इसको। ओके, विज्ञान भिक्षु के द्वारा, विज्ञान भिक्षु के द्वारा एक और आपको ध्यान रखना है, योग सार संग्रह। ठीक है, योग सार संग्रह, ये भी जो है विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो इसको आप लोग को रटना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, योग सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इसके श्लोक में बता चुकी हूँ कि सूत्र कौन सा है, कौन से अध्याय से जुड़ा हुआ है, कौन से पाठ से जुड़ा हुआ है, ये बता चुकी हूँ। Option 4. Fourth option. Fourth option. Fourth. फोर्थ ऑप्शन ओके, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं हम लोग। अपर वैराग, अपर वैराग को क्या बोलते हैं हम लोग, संप्रज्ञात समाधि। बहुत बार रिपीट की हुई हूँ। क्रिया योग, क्रिया योग में क्या होता है, क्रिया योग के द्वारा तो क्लेश तनु होता है ना, क्लेश तनु होता है। पर वैराग, पर वैराग को असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि जो है उसको कैवल्य बोला जाता है। ठीक है, असंप्रज्ञात जो है वो कैवल्य के तुल्य होता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अपर वैराग। अपर वैराग अगर देखेंगे कौन से श्लोक में अपर वैराग की चर्चा मिलती है, तो समाधि पाद का जो है 15 नंबर श्लोक में आपको अपर वैराग के बारे में बताया जाता है। पर वैराग के बारे में देखते हैं तो आपको 16 नंबर समाधि पाद में मिलेंगे। ठीक है, क्रिया योग की चर्चा देखते हैं तो आपका जो है दूसरा अध्याय का पहला ही श्लोक में बताया गया है क्रिया योग। ठीक है, क्रिया योग का फल क्लेश तनु कारणार्थस्य जो है आपको बताया गया है दूसरा नंबर। ठीक है, ये दूसरा अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक है। ओके, क्लियर है सभी को ये बातें। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ भी आपको मिलान करना है। ये आपके घेरंड संहिता से क्वेश्चन पूछा गया है, और घेरंड संहिता में जो समाधि की चर्चा की गई है 6 समाधि, वो मिलान करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। बताइए क्या आंसर होगा। Third option. तीसरा। Third option. थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। 83 ओके, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर ऑप्शन होगा आपका। यहाँ पे क्या बताया गया है, ध्यान योग समाधि। ठीक है, ध्यान योग समाधि से किसकी सिद्धि होती है, तो सामवी की सिद्धि होती है। नाद योग समाधि से जो है आपकी भ्रामरी की सिद्धि होती है। ओके, रसानंद से आपकी खेचरी की सिद्धि होती है। ओके, लय सिद्धि से योनि समाधि होती है। ठीक है, योनि मुद्रा, योनि मुद्रा से लय समाधि की सिद्धि होती है। तो ये जो है आपको बताया गया है 6 समाधि के बारे में। ठीक है, समाधि प्रकरण में आपको बताया गया है घेरन संहिता में 6 समाधि कौन कौन है। तो सांभवी है सबसे पहले। ठीक है, ध्यान योग समाधि, ध्यान योग, नाद योग, उसके बाद रसानंद योग, लय सिद्धि, ये तो सीक्वेंस में ही दिया गया है। और 5वें नंबर में आपको ध्यान रखना है भक्ति योग समाधि। ठीक है, भक्ति योग समाधि, ये आपका 5वें नंबर हो जाएगा। 6ठे नंबर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मनोमूर्छा समाधि। ठीक है, मनोमूर्छा समाधि। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा भक्ति योग समाधि जो है किससे सिद्ध होती है, तो स्थूल ध्यान से। ठीक है, स्थूल ध्यान से आपकी भक्ति योग समाधि की सिद्धि होती है इष्ट देव से। और मनोमूर्छा समाधि अगर देखेंगे तो मूर्छा कुंभक से सिद्ध होती है। ठीक है, मूर्छा कुंभक की चर्चा कहाँ कहाँ पे मिलती है, बताइए कौन कौन से हठयोगी ग्रंथ में मूर्छा कुंभक की चर्चा मिलती है। हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में, हठ रत्नावली। घेरन सहित में मिलती है सब जगह। तीनों Yes, ग्रंथ ma'am. में मिलती है। हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में तो दिया गया है। ठीक है, हठ रत्नावली में तो पूरा 84 आसन के बारे में बताया गया है। एक्चुअली यहाँ पे जो आसन नहीं है, कुंभक की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कुंभक प्राणायाम की में चर्चा। 9 कुंभक की चर्चा की गई है, और उस 9 कुंभक में मूर्छा भी बताया गया। ठीक है, तो आपको तीनों में देखने को मिलता है, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता एंड हठ रत्नावली। ठीक है, तीनों में आपको मूर्छा की चर्चा मिलती है, मूर्छा कुंभक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसको सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा ये समाधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। एंडरसन है, गार्डनर है, स्ट्रेनबर्ग है और सेसी, उनके द्वारा कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है। इसको हिंदी में देख लीजिए, फिर इंग्लिश में भी दिखा दूंगी एक बार। First option. फर्स्ट ऑप्शन ओके, 84 बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन।
चलिए, पहले बहुत लोगों को तो इनके बारे में पता नहीं होगा, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मैम ही सही। पहले इंग्लिश में मिला लीजिए। दिखाइए। यस, इंग्लिश में दिखा 84, ये है आपका इंग्लिश में। थैंक यू मैम। फर्स्ट ही लगा मैम। देख लेते हैं इसका आंसर जो है, फर्स्ट बोल रहे हैं, पहला बोल रहे थे आंसर 84 का। यस ओके, बिल्कुल सही आंसर है। देख लेते हैं हम लोग पहले। एंडरसन, एंडरसन का क्या बताया गया है, तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बताया गया है, ठीक है। गार्डनर के द्वारा क्या बताया गया है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और स्टर्नबर्ग के द्वारा क्या बताया गया है, तो ये आपको बताया गया है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एनसीसी के द्वारा क्या बताया गया है, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बायो इकोलॉजिकल, ठीक है, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देख लेते हैं एक बार हम लोग इसको हिंदी में। एंडरसन के द्वारा क्या हो जाएगा, तो बुद्धि का सिद्धांत एंडरसन के द्वारा दिया गया है। गार्डनर के द्वारा दिया गया है बहु बुद्धि लब्धता का सिद्धांत। और स्ट्रेनबर्ग के द्वारा जो है दिया गया है बुद्धि त्रितंत्रीय सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। और सेसी के द्वारा दिया गया है बुद्धि का जैव पारिस्थितिकीय सिद्धांत, ठीक है। तो ये सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं गार्डनर के द्वारा जो है ना, गार्डनर के द्वारा आपको बताया गया है कि बुद्धि जो है केवल आईक्यू या फिर तर्क और शक्ति पर ही नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, गार्डनर के द्वारा, क्योंकि ये गार्डनर क्या दिया है, बहुबुद्धि लब्धता का सिद्धांत दिया है, ठीक है। यानी कि आपकी जो बुद्धि है वो क्या बताया गया है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आपका बताया गया है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें हैं इनके द्वारा बताया गया है, तो भाषाई आधार पर बुद्धि को डिफाइन किया गया है, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल के आधार पर, उसके बाद दृश्य स्थानिक के आधार पर, शारीरिक गतिशीलता के आधार पर, म्यूजिकल के आधार पर, ठीक है, अंतर व्यक्तित्व के आधार पर, इंटरपर्सनल के आधार पर, ओके, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के आधार पर, उसके साथ ही नेचुरलिस्टिक के आधार पर, ठीक है, प्रकृति के आधार पर बताया गया। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गार्डनर के द्वारा जो बताया गया है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत उनके द्वारा किन के आधार पर बताया गया, तो लिंग्विस्टिक, ठीक है, यानी भाषा के आधार पे, भाषाई। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, तो लॉजिकल मैथमेटिकल, ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल, ओके। उसके बाद आपको याद रखना है स्पेटियल, यानी कि दृश्य, ठीक है, दृश्य स्थानिक के आधार पर। फिर बताया गया है बॉडी, ठीक है, शारीरिक गतिविधि के आधार पर, बॉडली काइनेस्थेटिक, ठीक है, काइनेस्थेटिक। उसके बाद बताया गया म्यूजिकल के आधार पर, म्यूजिकल यानी कि संगीत में। उसके बाद इंटरपर्सनल बताया गया है, इंटरपर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तित्व। उसके बाद इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल के आधार पर, ठीक है, आत्मबोधात्मक जिसको बोलते हैं। उसके बाद प्रकृति के आधार पर, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरलिस्टिक बताया गया है, नेचुरलिस्टिक, ओके। ये आपको किसके अनुसार बताया गया, तो गार्डनर के अनुसार। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी किनके द्वारा दिया गया, तो गार्डनर के द्वारा दिया गया। यही आपके जो मल्टीपल इंटेलिजेंस वो बताया गया है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं आपको जो स्टर्नबर्ग के द्वारा बताया गया है, ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा जो है यहाँ पे क्या बताया गया था आपको, तो 3 प्रकार के, ठीक है, त्रितंत्रीय सिद्धांत बताया गया था बुद्धि को, ठीक है, बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत बताया गया था, ओके। त्रितंत्रीय सिद्धांत बुद्धि के यहाँ पे कौन कौन से हैं स्टर्नबर्ग के अनुसार, तो वो नोट कर लीजिएगा। 3 तंत्रीय सिद्धांत, एनालिटिकल इंटेलिजेंस बताया गया है, ठीक है, एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी कि विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक बताया गया है। उसके बाद आपका हो जाएगा क्रिएटिव, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है, सृजनात्मक, सृजनात्मक। उसके बाद हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है,
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक, ये 3 प्रकार के आपके बताए गए स्टर्नबर्ग के अनुसार, ठीक है। बुद्धि के 3 भागों में बांटा गया, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सेसी के द्वारा क्या बताया गया, सेसी के द्वारा, तो सेसी के द्वारा बताया गया जैव पारिस्थितिकी बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, सेसी बोलते हैं कि बुद्धि जो है केवल अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक नहीं होता, बल्कि यह पर्यावरण जो है, हमारा पर्यावरण जो है, हमारी संस्कृति, सामाजिक और परिस्थिति और व्यक्तिगत अनुभवों के को मिलकर विकसित होता है, ठीक है। ये बताया गया किनके अनुसार, तो सेसी के द्वारा बताया गया। ओके, क्लियर है सभी को ये चीजें, ये बातें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए B1 B2 B12 एंड 3 से मिलान करने वाली क्वेश्चन पूछे गए, बताइए। Fourth option. क्या होगा आंसर बताइए। 85। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन। Yes, ma'am. फोर्थ Fourth ऑप्शन, option. ओके, देख लेते हैं हम लोग फोर्थ ऑप्शन सही है या नहीं। तो हम लोग हमेशा पढ़े विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। थायमिन, थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। B2 की कमी से क्या होता है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं B2 को, ठीक है। तो B2 की कमी से क्या होता है, तो ये आपके हो जाएंगे एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। विटामिन C, इसको नियासिन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, तो ये जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बताया गया है यहाँ पे। एक सेकंड, गलत बोल दी मैं, ये पेलाग्रा होगा ना, पेलाग्रा। हाँ, B3 की कमी से पेलाग्रा होगा। एक सेकंड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये विटामिन B12 होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे ये होता है 9 का, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये B9 की कमी से होता है, लेकिन दोनों से ऑप्शन होता में है। यहाँ पे आपको B12 भी होगा, B12 भी होगा। B12 दोनों भी से है, होता ऑप्शन में है, नहीं पर है तो आप, B9 और B12। हाँ ध्यान रखना है, एक्चुअली B9 में हम लोग ज्यादातर इसको देखते हैं, ठीक है। आंसर आप लोग गलत बताएं क्या, 4 नंबर नहीं होगा। मैम करेक्ट है ना, B9 B2 C का 4 ना, C का 4। सही लगा देखिए है। देखिए, विटामिन B12 का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ओके। 3 का हो गया 4, और B का 3 एंगुलर सोमेटोटाइटिस, यस यस। उसके बाद B3 का पेलाग्रा होगा, ठीक है, बिल्कुल Yes. सही है, ओके। B1 को क्या बोलते हैं, B1 का जो रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। थायमीन, ठीक है, थायमीन, ये ध्यान रखिएगा। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है, राइबोफ्लोविन। B12 को क्या बोला जाता है, बताइए। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक है। और B3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, या फिर निकोटिनोमाइड भी बोलते हैं, ठीक है, नियासिन। ओके, क्लियर होगा सभी तक, सभी को ये सब। ए को विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सी को एस्कॉर्बिक बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टेकोफेरॉल, के को फिलोक्विनॉल, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सबसे भी होने वाले डिजीज से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी आपको मिलान करना है, किसमें कौन कौन सा आसन हम लोग करेंगे वो बताना है, तो कौन कौन से रोग में कौन कौन सा आसन करेंगे। सेकंड 86 ऑप्शन। का आंसर दीजिएगा। सेकंड ऑप्शन मैम। सेकेंड ऑप्शन, ओके, देखते हैं सही है कि नहीं सेकेंड ऑप्शन। तो मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी के लिए क्या बताया गया है, तो नौकासन करने के लिए बोला गया है, बिल्कुल सही है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्या बताया गया है, तो भुजंगासन करेंगे, सर्वाइकल के लिए अच्छा होता है भुजंगासन। मधुमेह, मधुमेह के लिए क्या करेंगे, तो अर्धमर्शेंद्र आसन, ओके। और गर्भावस्था में हम लोग तितली आसन करेंगे, ये तो सभी को पता होगा, ओके, तितली आसन, तो बिल्कुल ये सही आंसर है, 2 नंबर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हट पर दीपिका के अनुसार जो है बताया गया, यहाँ पे आपको षटकर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताइए, इसका मिलान करना है आपको। फोर्थ नंबर मैम। आंसर क्या होगा? फोर्थ। Fourth. ओके, बिल्कुल सही है आंसर। आप लोग को तो याद भी होगा, है ना? अभी स्तर करवा ही रहे हैं रेगुलर क्लास में। तो हम लोग देख लेते हैं नीति। नीति का क्या लाभ बताया गया है? तो नीति का लाभ जत्रु ऊर्ध्व के रोग, अस्कंद के ऊपर के, शोल्डर्स के ऊपर के जितने भी रोग है वो सभी ठीक होते हैं नीति से। ठीक है, धौती का देखेंगे तो धौती में श्वास रोग बताया गया है। ठीक है, का से श्वास पढ़ते हैं ना, श्वास रोग, दमा। उसके बाद बस्ती, बस्ती में क्या बताया गया है? तो गुल्म रोग, गुल्म प्लीहोदरम बताया जाता है ना। उसके बाद त्राटक, त्राटक में क्या देखेंगे? तो तंद्रा रोग। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखना है। नेति का लाभ क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले नेति की देखते हैं तो एक बित बताया गया है लंबा। ठीक है, एक बित यानी कि 9 इंच, या फिर क्या बताया जाता है? 12 अंगुल। ठीक है, या फिर आधा हाथ बताया जाता है। ओके, इसका लाभ देख लेंगे तो आपको संस्कृत में लिखा हुआ आ सकता है ऊर्ध्व जत्रु। ठीक है, ऐसे जत्रु ऊर्ध्व जात। ठीक है, रोग, ये आपको बताया गया है किसका? नीति का लाभ। उसके बाद दिव्य दृष्टि प्रदायिनी बताया गया है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी बताया जाता है किसमें? तो नीति के लिए। उसके बाद क्या बताया जाता है? कपाल शोधनी। ठीक है, कपाल का भी शोधन करता है तो कपाल शोधनी भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए बताया गया? ये नीति का लाभ है। ठीक है, नीति का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं धौती का। धौती में क्या बताया गया है? 4 अंगुल चौड़ा बताया गया है। ठीक है, 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा बताया गया है। अब फुट में देखेंगे तो 22.5 फुट बताया गया है। ठीक है, 22.5 फुट। एक हाथ बराबर कितना होता है? एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। ठीक है, एक हाथ बराबर 1.5 फुट, और 15 को हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 22.5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे हट रत्नावली में ना, हट रत्नावली से भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हट रत्नावली में कितना बताया गया? कितना हाथ? 20 हाथ बताया गया ना। 20 हाथ. ओके, इसको फुट में निकाल दे। इसको फुट में निकालेंगे तो 20 इंटू 1.5। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा? 30। तो याद रखिएगा 30 फुट बताया गया किसके अनुसार? अगर फुट में पूछा जाएगा आंसर हट रत्नावली में तो आपको याद रखना है 30 फीट। ओके, ये आपके हट पर दीपिका के अनुसार था। अब हम लोग देख लेते हैं धौती का लाभ बताया गया। काश श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोग विंसति। ठीक है, काश श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोग विंसति। ठीक है, 20 प्रकार के कफ दोष का नाश होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बस्ती के बारे में। बस्ती में क्या बताया गया? उत्कट आसन में बैठ के करना है आपको। ठीक है, नाभि तक जल में खड़े होकर गुदा द्वार द्वारा जो है पानी को खींचना है। इससे क्या क्या लाभ होता है? तो गुल्म यानी कि वायु गोला। ठीक है, प्लीहा उदर वात पित्त कफ। ठीक है, त्रिदोष का, त्रिदोष बैलेंस का होता है इससे, त्रिदोष। ठीक है, त्रिदोष का नाश होता है किससे? तो बस्ती से, त्रिदोष नाश, ये ध्यान रखिएगा बस्ती से। ठीक है, धातु इंद्रिय अंतःकरण की प्रसन्नता और शरीर में कांति और जठराग्नि प्रदीप्त होता है। ओके, गुल्म प्लीहोदरम चापी वात पित्त कफ कपोद्भव, ये आपको बताया गया बस्ती के बारे में। ओके, क्लियर है सभी को? अब त्राटक के बारे में देख लेंगे। त्राटक में आपको बताया जाता है सूक्ष्म लक्ष्य को लगातार देखना है। ठीक है, जब तक कि आंसू न निकल जाए। क्या क्या बताया गया त्राटक में? तो इसमें बताया गया नेत्र रोगा नाम। ठीक है, नेत्र रोग। उसके बाद तंद्रा, तंद्रा नहीं आता है। ठीक है, तंद्रादि नाम। उसके बाद तंद्रादि नाम का पाठकम बताया गया और हार्ट का पेटकम बताया गया, ये याद रखिएगा, हार्टक पेटकम। ठीक है, गुप्त रखने के लिए बताया गया, सोने की पेटी के समान गुप्त रखने के लिए त्राटक को बोला गया है। ओके, क्लियर है सभी को? ये 87 नंबर क्वेश्चन, आंसर आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका यूनिट 9 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी तक यूनिट 9 से एक भी क्वेश्चन नहीं था, आज हम लोग देख रहे हैं यूनिट 9। ठीक है, इससे पहले इस तरीके से क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था पर इस तरीके से नहीं था।
बताइए क्या आंसर होगा। आंसर दीजिए जल्दी। ऑप्शन 3। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड यस मैम, ऑप्शन थर्ड है। ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ओके, बिल्कुल सही है आंसर। टाइम हो गया पता नहीं मुझे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन, व्याख्यान विधि। इसको इंग्लिश में भी दिखा दे क्या, पहले हिंदी में कर लेते हैं। व्याख्यान विधि, यस ठीक है, लेक्चर मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका क्या होगा, औपचारिक। औपचारिक यानी कि फॉर्मल बोला जाता है इसको। उसके बाद सामूहिक चर्चा, समूह चर्चा विधि, ग्रुप जो बोलते हैं ना, ग्रुप। तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि समाधान। ठीक है, इससे आपका समाधान निकलता है। और प्रदर्शन विधि से क्या होता है, तो ये आपका कौशल, स्किल देखने को मिलता है। ठीक है, निर्देशित अभ्यास विधि जो है, इसका आंसर हो जाएगा गृह कार्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, ओके मैम, आ गया, थैंक यू। थर्ड नंबर इसका आंसर है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मल जो है टीचिंग है। ठीक है, लेक्चर मेथड। ग्रुप डिस्कशन मेथड जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन निकलता है। जब हम लोग साथ में बैठ के कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन अच्छे से निकलता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका स्किल। जब आप स्किल। प्रदर्शन दिखाते हैं तो आपकी स्किल का पता चलता है। ठीक है, असाइनमेंट, जो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड जिसको बोला जाता है, उसको हम लोग असाइनमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको अध्यापन की विधियां पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, अध्यापन की विधियां जो है कितनी बताई गई है, अध्यापन की विधियां तो 7 बताया गया है। ठीक है, 7 अध्यापन की विधि कौन कौन सी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, व्याख्यान विधि है, निर्देश, निर्देशन अनुक्रिया विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि दूसरा हो गया। तीसरा में क्या हो जाएगा, वैयक्तिक निर्देशन विधि। एंड फोर्थ ध्यान रखना है, समूह चर्चा विधि। इसको सीक्वेंस में लगाने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समूह चर्चा विधि। उसके बाद क्या है, निर्देशित अभ्यास विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका डायरेक्टेड जो प्रैक्टिस मेथड है, इसी को निर्देशित अभ्यास विधि बोलते हैं, जिसमें असाइनमेंट दिया जाता है बच्चों को। उसके बाद आपका परियोजना विधि, जिसको प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं, परियोजना विधि। ठीक है, परियोजना विधि। और फिर आपका प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो ये आपका अंतिम में क्या होगा, प्रदर्शन विधि होगा। ठीक है, तो ये सभी लोग 7 जो है विधियां ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। 88 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम लोग पैसेज का सिर्फ आंसर देख लेते हैं। ठीक है, खत्म हो गया है, बस 2 मिनट लगेगा आप लोगों का। इसमें जो पैसेज दिया गया जरूर उसको पढ़िएगा, बहुत सारा नॉलेज होता है पैसेज पढ़ने के साथ। ठीक है, आंसर हम लोग देख लेते हैं। 89 से हम लोग देखेंगे। 89 का आंसर जो है आपका सबसे पहले बताया गया है 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राणायाम के कौन से प्रकार नहीं है, तो ऐसे भी हम लोग को पता है, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति जो है बताया गया आपको योग सूत्र में। ठीक है, लेकिन आपको गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, पढ़ के देना है। उसके बाद है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का 6ठा अंक पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका, धारणा हो जाएगा, है ना। ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो धारणा हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पूछा गया है, योग के निम्नलिखित में से किस अंग के अभ्यास द्वारा व्यक्ति द्वंद्वों से आसानी से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आसन। 92 नंबर में बताया गया, बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों का निग्रह करने का अभ्यास क्या कहलाता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रत्याहार बोलते हैं। वॉइस ब्रेक ठीक है, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है अपरिग्रह को, तो ये हो जाएगा आपका यम। ठीक है, 94 नंबर देखेंगे, ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, प्राणायाम के द्वारा। दूसरा पैसेज है, 2 पैसेज लगातार, ये वाला पैसेज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बार हम लोग योग दिवस कब मनाए थे, ये सारी चीजों की चर्चा जो है यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइएगा तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 21 जून को हम लोग जो योग दिवस मनाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो है कब मनाए थे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में। ठीक है, 21 जून 2015 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया गया था? द्वितीय आपसे पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 21 जून 2016 में। ठीक है, पहला 2015 में मनाया गया, दूसरा जो है 2016 में मनाया गया। ओके, 96 देखेंगे। 21 और 22 जून 2016 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय वस्तु क्या था? ठीक है, ये आप लोग को मैं बता भी चुकी हूँ एक बार विस्तार से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर, काया एवं कायातीत के लिए योग। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के समय कितने प्रतिभागी और देशों के नागरिक को एक ही योग अभ्यास सत्र में प्रतिभागी रही? कितने थे? ठीक है, ये आपको यहाँ पे पैसेज से देख के बताना था, तो आपका हो जाएगा 35,985 प्रतिभागी हुआ, 84 डेज। लास्ट आपका क्वेश्चन है, 98 नंबर देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र 98 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य ने जो है किस तिथि को सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संकल्प अनुमोदित किया था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहला जो है ये आपको बताना है 98 का आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी 11 दिसंबर 2014 को ये क्या किया गया था? अनुमोदित किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग एक साथ मिलकर किसी तिथि को हम लोग मनाएंगे। ये बातें कब की गई थी? तो 11 दिसंबर 2014 को। ये आपको ऐसे भी याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, योग वाले को इसको याद रखना होगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के समय कितने दिव्यांगों ने योग अभ्यास क्रम का प्रदर्शन किया था? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, 3 नंबर आंसर होगा 150। ओके, अंतिम देखते हैं, योग निम्नलिखित में से किसके बीच सामंजस्य स्थापित नहीं करता है? यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? विचार और स्वप्न के बीच। नॉर्मल हम लोग देखते हैं शरीर, मन, मानव प्रकृति, विचार और कर्म। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया है 2018 का जुलाई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।